भूत वर्ष में। तो दोस्तों, आज की कहानी एक बंगाली चुड़ैल साग चुन्नी की है। साग चुन्नी चुड़ैल वह औरतें बनती हैं जिनकी नई नई शादी होती है या फिर जब वह प्रेग्नेंट होती है, और अगर उस दौरान उनकी मौत हो जाती है तो वह बन जाती है एक साग चुन्नी चुड़ैल। और आज आपको मैं इसी से रिलेटेड दो कहानियां बताऊंगा जो कि मेरी नानी ने मुझे बताई है, और यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो यह बात तब की है जब मेरी नानी बंगाल में सरकारी नौकरी करती थी। वह एक कोलियरी में काम करती थी जो कि एक कोयले की खदान होती है। और मेरी नानी सुबह 8 बजे घर से निकलती और शाम 6 बजे तक घर वापस आती थी। तो यह बात तब की है जब ठंड का मौसम था, और आपको तो पता ही है कि ठंड के मौसम में अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है। तो एक दिन जब मेरी नानी को कोलियरी में काम करते करते थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया था, बाकी सभी उनके साथ ही चले गए थे और उन्होंने मेरी नानी से भी कहा था कि आओ चलो चलते हैं। लेकिन मेरी नानी ने कहा कि अभी मुझे थोड़ा कुछ और काम है, आप लोग जाओ, मैं आती हूँ। मेरी नानी वहां से कुछ कोयले उठाकर अपने झोले में रख रही थी, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि घर के लिए चूल्हा जलाना है तो कुछ कोयले लेते चलती हूँ। तभी उनको एक औरत के रोने की आवाज आई। तो उन्होंने सोचा, अरे सब लोग तो चले गए हैं, शायद कोई और औरत होगी जो मेरी ही तरह रुकी हुई है। लेकिन वह औरत दर्द के मारे रो रही थी। तो मेरी नानी को लगा कि शायद वह औरत मुसीबत में है। तो जहां से आवाज आ रही थी मेरी नानी उस तरफ बढ़ने लगी, और खदान में ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। जब मेरी नानी वहां पहुंची जहां से आवाज आ रही थी तो उन्होंने देखा कि एक औरत मटमैली साड़ी पहनकर साथ में अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी रो रही थी। तो मेरी नानी पास जाकर उससे पूछने लगी कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मेरी नानी ने फिर से उससे पूछा कि अरे क्या तुम कोई मुसीबत में हो, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। तो मेरी नानी को लगा शायद यह औरत कोई पागल है जो यहाँ खदान में चली आई है। लेकिन मेरी नानी ने जाते जाते उससे बोला कि अगर तुमको बाहर चलना है तो आओ मेरे पीछे पीछे। इतना बोलकर मेरी नानी चलने लगी। तो उन्होंने एक नजर घुमाकर देखा तो वह औरत भी उठकर उनके पीछे पीछे आने लगी थी। लेकिन उसका बच्चा जो गोद में था वह लगातार रोई जा रहा था। लेकिन मेरी नानी ने सोचा शायद वह भूखा है इसलिए वह रो रहा है, और वह औरत उसकी माँ है तो शायद वह उसे अपना दूध पिलाकर चुप करा ही देगी। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद भी वह बच्चा रोई जा रहा था। तो मेरी नानी उससे यह बोलने के लिए पीछे मुड़ी कि अरे बच्चा रो रहा है, कम से कम उसे दूध पिलाकर चुप तो करा दो। लेकिन जब मेरी नानी पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। इतना देखकर मेरी नानी को थोड़ा घबराहट हुआ कि अभी तो वह औरत मेरे पीछे ही आ रही थी, तो अचानक गायब कहाँ हो गई। फिर मेरी नानी आगे की तरफ मुड़ी तो वह औरत उनके सामने आ गई। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद उसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जब मेरी नानी ने उस औरत को देखा तो वह अपने बच्चे का ही हाथ खा रही थी, और उसी के दर्द के कारण वह बच्चा लगातार रोए जा रहा था। इतना देखकर मेरी नानी वहीं बेहोश हो गई। और दूसरी तरफ मेरी मम्मी और मेरे मामा लोग घर में नानी का इंतजार कर रहे थे। और जब वक्त ज्यादा हो गया और अंधेरा भी ज्यादा हो गया तब वह बगल वाले चाचा के यहाँ गए, जो कि वह भी नानी के साथ कोलियरी में काम करते थे। मेरी मम्मी और मेरे मामा ने उनसे रोते हुए कहा कि चाचा जी अभी तक मेरी माँ नहीं आई है। इतना सुनकर वह चाचा हैरान हुए कि अरे जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने तुम्हारी माँ से बोला था कि अरे चलो घर चलते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, और वह अभी तक नहीं आई है, ये कैसे हो सकता है। इतना बोलते वक्त उन चाचा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने आसपास के 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और फिर उस खदान की तरफ जाने लगे। उस समय तकरीबन रात के 8:30 बज रहे थे। जब सभी लोग उस कोयले की खदान के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मेरी नानी वहां पर बेहोश पड़ी थी। फिर सब लोगों ने उनको मिलकर उठाया और उनको घर वापस ले आए। फिर जब मेरी नानी को तकरीबन 1.5 घंटे बाद होश आया तो वह बहुत घबराई हुई थी। तो मेरे चाचा ने पूछा कि तुम वहां बेहोश क्यों हो गई थी। तब उन्होंने जो बताया वह सुनकर सभी लोग घबरा गए। लेकिन उन चाचा के चेहरे पर ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इसके बारे में कुछ न कुछ जानते थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगली सुबह रविवार था
और आपको तो पता ही है कि रविवार को सरकारी नौकरी में छुट्टी होती ही है। फिर तकरीबन सुबह 11 बजे तक वह चाचा हमारे घर आए और बैठकर हमसे बातें करने लगे। फिर उन्होंने मेरी नानी को जो बताया उसे सुनकर मेरी नानी सहम सी गई थी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 साल पहले कोयले की खदान के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और वहाँ एक शराबी रहता था और उस शराबी के माता पिता भी बूढ़े हो चुके थे। तो उनको यह चिंता थी कि मेरा बेटा तो शराबी है लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो उसके माँ बाप ने एक गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी और उसकी शादी के केवल 6 महीने ही हुए थे कि उसके पेट में बच्चा ठहर गया था। लेकिन पति के शराबी होने के कारण उसके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। तो उसने कोयले की खदान में काम करने की सोची और वह इस हालत में भी कोयले की खदान में काम करती थी। इस तरह करते करते उसको कुछ महीने बाद एक छोटा सा बच्चा हुआ और ठीक बच्चा पैदा होने के बाद ही उसके बूढ़े सास ससुर चल बसे। इतना देखकर उसका शराबी पति बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद उस औरत और इसके बच्चे के कारण ही मेरा माँ बाप मारे गए हैं, क्योंकि वह यह सोचता था कि यह औरत और इसका बच्चा मेरे घर के लिए अशुभ है और तभी इस बच्चे के पैदा होने के बाद ही मेरे माता पिता चल बसे। वह औरत जब कोयले की खदान में काम करने के लिए आती थी तो साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी लेकर आती थी और उसको दूध पिलाकर साइड में एक जगह उसको सुला देती थी और फिर वह अपना काम करती थी। वह अपने बच्चे को घर पर इसलिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसका पति शराबी था और जब वह अपना ख्याल नहीं रख सकता तो वह छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रख पाएगा। तो एक सुबह उस औरत और उसके पति के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हुआ। वह औरत उससे झगड़ा करके अपने काम के लिए निकल गई थी और साथ में उसने अपना बच्चा भी ले लिया था। और दूसरी तरफ उसका शराबी पति बहुत ही ज्यादा खुन्नस में था और वह उसको मारने का प्लान बना रहा था। तो जब दोपहर को 2:30 बजे लंच हुआ तो सभी लोग कोयले की खदान से बाहर आकर खाना खाने लगे, लेकिन वह औरत अपने बच्चे को लेकर उसी खदान में बैठी थी कि तभी उसका शराबी पति चुपके से आकर अपनी बीवी और उस बच्चे को खदान के पास वाले कुएं में चाकू से मारकर उन्हें उस कुएं में फेंक देता है और वहां से चुपके से भाग जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उस शराबी की लाश उसी कुएं के पास ही मिली है। जब सब लोगों ने देखा तो कहने लगे कि अरे, या तो वही औरत का पति है जो इस खदान में काम करती थी और वह औरत भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर काफी छानबीन के बाद जब देखा गया कि कुएं में 2 लाश ऊपर तैर रही है, जब उन लाशों को निकाला गया तब पता चला कि वह औरत और उसका बच्चा इस कुएं में कई दिनों से मरे हुए पड़े हैं और तब से उस औरत की आत्मा उस खदान और कुएं के पास भटकती रहती है और आज वह एक साख चुन्नी बन चुकी है क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। और तब उन चाचा ने बताया कि जब कोई औरत की नई नई शादी हुई होती है या फिर जब वह गर्भावस्था में होती है तो उस समय अगर उसकी मौत हो जाए तो वह साख चुन्नी बन जाती है। इतना सुनकर मेरी नानी ने कसम खा लिया कि आगे चाहे जितना भी बड़ा काम हो उस खदान में अंधेरा होने से पहले ही वह घर वापस आ जाया करेंगी। दोस्तों, यह दूसरी कहानी भी मेरी नानी ने बताई है और यह कहानी भी बंगाल में हुई थी और जिस गांव में मेरी नानी रहा करती थी उस गांव का नाम था बौला चट्टी। जो बंगाल के लोग होंगे तो उनको यह नाम जरूर पता होगा। तो दोस्तों, मेरी नानी बताती है कि जब उनके गांव में एक बहुत ही अमीर जमींदार रहता था और उसका केवल एक ही बेटा था और इकलौता बेटा होने के कारण उसको वह हर खुशी मिलती जो एक गरीब और एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को कभी नहीं मिल सकती थी। वह जो कुछ भी मांगता वह जमींदार अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा कर देता था। उस जमींदार का नाम था शुभोजीत बनर्जी और उसके बेटे का नाम था आशुतोष बनर्जी। लेकिन कहीं न कहीं उस जमींदार के मन में कुछ लालच थी, क्योंकि वह यह सोचता था कि मेरा इकलौता बेटा है और मैं जब इसकी शादी करूंगा तो लड़की वालों से बहुत सारा दहेज लूंगा जिससे वह अपना सारा पैसा एक ही समय में वसूल कर लेगा। लेकिन वह अपने बेटे की हर इच्छा को पूरी करता था कि उसका बेटा उससे नाराज न हो जाए। और कुछ महीनों बाद उस जमींदार ने एक पंडित को अपने बेटे की फोटो देकर के कहा कि इसके लिए कोई अमीर घराने की लड़की ढूंढो। फोटो लेकर वह पंडित चला गया और उसने ठीक 1 हफ्ते बाद ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता लेकर आया। जब जमींदार के बेटे ने उस लड़की की फोटो देखी तो वह उसी समय उस पर मोहित हो गया और उसने जिद ठान ली कि अब मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन जमींदार कहीं ना कहीं
यह सोच रहा था कि यह लोग अमीर है या फिर मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, क्योंकि वह यह चाहता था कि लड़की वाले हमसे भी ज्यादा पैसे वाले हो, ताकि उसको दहेज में काफी ज्यादा पैसा मिल सके। लेकिन जब पंडित जी ने बताया कि लड़की वाली मिडिल क्लास फैमिली से है, इतना सुनकर वह जमींदार पंडित पर बहुत गुस्सा हुआ कि मैंने तुमको बोला था कि मुझे एक अमीर घराने की लड़की चाहिए, लेकिन तुम एक मिडिल क्लास घर की लड़की का रिश्ता लेकर आए हो। और अब समस्या तो यह है कि मेरे बेटे ने उस लड़की से ही शादी करने की जिद ठान ली है। अब वह परेशान हो गया था कि उसने जो जो सपने देखे थे उन सब पर तो पानी फिर जाएगा अगर मेरे बेटे ने उस लड़की से शादी कर ली तो। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब पता नहीं क्या उस जमींदार के मन में चल रहा था, लेकिन उसने शादी बहुत ही धूमधाम से कराई। और जब सभी गांव वाले उसके बेटे की शादी में गए थे तो दहेज में ज्यादा कुछ नहीं मिला था, जिसे देखकर लोग आपस में बातें करने लगे कि अरे जमींदार इतना अमीर है और उसके बेटे के लिए सिर्फ इतना ही थोड़ा दहेज मिला, और लड़की भी कैसी एक मिडिल क्लास फैमिली की है। लेकिन जमींदार के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दूसरे दिन जब उसकी बहू उसके घर आई तो उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस जमींदार का बेटा और जमींदार की बीवी दोनों उस लड़की को दहेज के लिए परेशान करने लगे और उसको बहुत मारते थे और कहते थे कि जा तू अपने घर से बहुत सारे रुपए लेकर आ। मतलब हर समय उसको दहेज के लिए मारते पीटते रहते थे और उसकी चीखों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन जमींदार बहुत ही ज्यादा अमीर और ताकतवर था, जिसकी वजह से उसको कोई कुछ नहीं बोलता था। और आपको मैं बता दूं कि मेरी नानी बताती है कि उस समय सबके घर के पीछे एक कुआं होता था। तो रात के समय जमींदार और उसकी बीवी और उसके बेटे ने मिलकर उस लड़की का गला घोटकर उसे उस कुएं में फेंक दिया। और ठीक कुछ ही महीनों बाद ही उसने अपने लड़के की शादी करा दी, और वह भी एक अमीर घराने की लड़की से। अब जमींदार और जमींदार की बीवी और उसका बेटा काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको दहेज में 70 लाख रुपए नगद और एक चरपहिया गाड़ी मिली थी, और साथ ही बहुत सारे फर्नीचर के सामान भी मिले थे। अब सब कुछ अच्छा बीत रहा था और उनका पूरा परिवार खुश था। फिर कुछ महीनों बाद वह औरत माँ बन गई और उसका एक छोटा सा बच्चा हुआ। लेकिन पता नहीं कैसे उस बच्चे की मौत हो गई, और वह भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। हम सब ने देखा था कि वह बच्चे की लाश एक खौलते हुए पानी में थी। इतना देखकर जमींदार के घर वाले बहुत दुखी हुए। और फिर कुछ ही दिनों बाद उस जमींदार की बीवी अपने ही कमरे में मरी हुई मिली। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही खौफनाक चीज देख ली हो। और ठीक कुछ ही दिनों बाद ही उस जमींदार की भी लाश उसी कुएं के पास मिली, जहां उसने अपनी पहली बहू को मारकर फेंका था। इतना सब देखकर जमींदार का बेटा बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, और कहीं ना कहीं उसको पता चल गया था कि आखिर उसके बच्चे, उसकी माँ और उसके पिता को किसने मारा था। उसने दूसरे दिन ही दिल्ली जाने का फैसला किया अपनी बीवी के साथ। लेकिन उसी रात उसकी पहली औरत ने हमारे गांव के चौराहे के बीचों बीच उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब सुबह हम लोगों ने उस जमींदार के बेटे की लाश देखी तो हम लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उसके शरीर का हर एक हिस्सा बहुत ही बुरी तरीके से इधर उधर बिखरा हुआ था। लेकिन उस औरत ने उसकी बीवी को कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको कुछ पता भी नहीं था कि उस लड़की ने जिस लड़के से शादी की थी वह एक दरिंदा और लालची इंसान था। फिर उस औरत की आत्मा ने उस लड़की को सारी बात बताई कि मैंने तुम्हारे बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि जब उसके सास ससुर और उसके पति ने उसका गला घोटकर मारा था तब वह पेट से थी, और उसको मारकर कुएं में फेंक दिया था। कुएं के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था, और मरने के बाद वह औरत वहीं पर वास करने लगी थी, और तब से वह एक साथ चुन्नी चुड़ैल बन गई थी। दोस्तों, मेरी नानी बताती है कि आसपास के लोग यही बोलते थे कि आज भी उस औरत की आत्मा उसी पेड़ पर है। मेरा नाम रूपक शर्मा है और मैं दिल्ली के हरिनगर आश्रम में रहता था। मेरे लंबे घुंघराले बाल और बहुत ही अच्छी बॉडी थी, और साथ ही मेरी काफी ज्यादा गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन मुझे रात को बहुत कम नींद आती थी, तो मेरे घर के पास ही एक महारानी बाग था। वहां जाने से पहले एक 500 मीटर की गली पड़ती थी, जहां बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी था। वहां आसपास के लोग पता नहीं क्या क्या नारियल, लाल कपड़ा, चावल, नींबू ये सब करके जादू टोना करते थे, और पेड़ के नीचे ये सारी चीजें रख देते थे, और आने जाने वाले लोगों का पैर उन चीजों पर पड़ता रहता था।
तो एक दिन 2:15 मैं उठ गया और अपना बुलेट लेकर उस गली और पीपल के पेड़ के नीचे से पार्क चला गया, जहां मैंने एक गोल्ड फ्लैग सिगरेट पी और 3:30 बजे के आसपास घर की तरफ लौटने लगा। जैसे ही मैं उस गली में पहुंचा तो मेरी बुलेट अचानक बंद हो गई। मैं डर सा गया और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। मैं धीरे धीरे अपनी बुलेट को धक्का मारकर आगे लाने लगा। तभी अचानक मुझे एक लड़की ने मेरा लंबा सा नाम लेकर पुकारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे धीरे धीरे पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने आगे मुंह किया वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मेरे दोनों पैर कांपने लगे। जैसे ही वो मेरे पास आई तो वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि दिल्ली की लेडी एरविन में पढ़ा करती थी और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मेरे पसीने छूटने लगे क्योंकि वो तो 5 साल पहले ही एक्सीडेंट में मर चुकी थी। वो मुझसे नाराज थी क्योंकि मैं उसे देखने नहीं गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, मैंने सूरज भाई को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो भेजी है, आप सभी देख सकते हैं। ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। और वो मेरे अंदर से होकर उस पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। मैं बाइक लेकर पैदल भागा क्योंकि गली पार करते ही मेरा घर था। मैंने ये बात किसी से नहीं कही और जब सुबह हुई तो मैं अपने मोबाइल शॉप पर भी नहीं गया। शाम होने तक अचानक मेरे हाथ और मेरी गर्दन अकड़ने लगी और मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि जनवरी का महीना था और सर्दी भी बहुत थी। तो मैंने गैस जलाकर उसके आगे खड़ा हो गया तो थोड़ी देर में मेरी सब अकड़न गायब हो गई। फिर मैं थोड़ा पुशअप लगाने लगा और मेरी फिर से गर्दन घूम गई और मेरे दोनों हाथ अकड़ गए। मैं जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी मेरा छोटा भाई मुझे पास के जीवन हॉस्पिटल ले गया। उन्होंने वहां मेरा एक्सरे किया, हार्ट बीट चेक की और बीपी चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन डॉक्टर हैरान था कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो प्रॉब्लम कहाँ है। फिर मुझे एक रूम के बेड पर लेटा दिया गया और फिर नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया। मैं बेहोश होने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरी छाती पर कोई चढ़कर बैठा है। मैं नींद के नशे में था पर नींद नहीं आ रही थी। वो नीति मेरे साथ में बैठी थी, मुझे साफ नजर आ रहा था। मैं अपने भाई और डॉक्टर को बता भी नहीं पा रहा था कि नीति जो मर चुकी है वो मेरे साथ बेड पर बैठी है। मेरी छोटी बहन आई जो बहुत ही बड़ी ज्योतिषी है। उसका नाम प्रियंका शर्मा है। मैंने अपनी बहन के कानों में कहा कि बहन, नीति जो एक्सीडेंट में मर चुकी है वो मुझे लेने आई है। मेरी बहन डर गई और गुरुजी को तुरंत उसने फोन करके हॉस्पिटल आने को कहा। गुरुजी पंचमुखी हनुमान जी के भक्त और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उनका नाम श्री मनोज जुएल है। गुरुजी जैसे ही रूम में आए तो नीति वहां से गायब हो गई और मेरी छाती जो भारी हो गई थी वह अब हल्की हो गई। उन्होंने मेरी छाती पर एक मंत्र पढ़ा और मेरे तकिए के नीचे हनुमान जी का एक लॉकेट रख दिया और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। मुझे 2 साल लगे ठीक होने में, पर आज भी जब मैं अपनी बुलेट चलाता हूँ तो ऐसा लगता है कि नीति मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी है। मैं आज भी इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ये लेकर ही जाएगी मुझे। याद करते ही आ जाती है। शायद इसी को कहते हैं दिस इज ट्रू लव। किसी शहर में एक बंगला था और वह बंगला बहुत ही पुराने समय का बना हुआ था। पिछले 8 वर्षों से उसमें कोई रहता भी नहीं था और चाहकर भी लोग उसमें कभी नहीं रह पाते थे। उसमें रहने वाले लोग या तो 24 घंटे से पहले उस बंगले से निकल जाते या फिर उनकी लाशें वहां मिलती थी। बहुत खोजबीन के बाद भी यह कभी पता न चल सका कि आखिर उस बंगले में रहने वाले लोगों की लाशें क्यों मिलती है, और अगर लाशें नहीं मिलती तो लोग क्यों इस बंगले को छोड़कर चले जाते हैं। और यह रहस्य आज रहस्य ही बना हुआ है। एक 28 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान था और उसका नाम अश्वनी परमार था। वो बहुत मजबूत होने के साथ साथ बड़ा ही बहादुर भी था। अश्वनी परमार को जब बंगले के बारे में पता लगा तो उसने ठान लिया कि वो इसका रहस्य जानकर रहेगा। आखिर क्यों लोग इस बंगले में नहीं रह पाते। मजबूत इरादे के साथ उसने बंगले में रहने की पूरी तैयारी की और जब वह बंगले की तरफ कदम बढ़ा रहा था तभी बंगले के मुख्य द्वार पर एक अनजान व्यक्ति ने अश्वनी को रोक लिया और कहा, सुनो भाई। अश्वनी ने उसे देखा और वहीं रुक गया। वो अनजान व्यक्ति उसके करीब आकर बोला, कहाँ जा रहे हो? तो अश्वनी ने कहा, आपकी तारीफ। मेरा नाम अनुज रामपाल है और मैं यहीं करीब में रहता हूँ। अश्वनी ने कहा, ओह ऐसी बात है, और वो उसके तरफ देखने लगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अनुज ने पूछा। तभी अश्वनी ने बताया कि मैं बंगले की ओर जा रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना, वो भयभीत स्वर में बोला।
तभी अश्वनी ने कहा, इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, मगर इस बंगले में तुम्हारा जाना सही नहीं है। पर आखिर क्यों? मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो और सवाल मत करो, पर कुछ तो कहिए, आखिर वास्तव में इस बंगले में जाने वाले हर व्यक्ति की जान खतरे में क्यों पड़ जाती है? वो या तो मारा जाता है या फिर जान बचाकर बुरी तरह भागता नजर आता है। तुम इस बंगले में मत जाओ, बस मेरी बात मानो और घर वापस लौट जाओ। ठीक है, मैं वापस अपने घर लौट जाता हूँ, अश्वनी ने कहा। शाबाश, अनुज ने खुश होकर कहा। मैं वापस तो घर चला जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? आपको यह बताना होगा कि आखिर इस बंगले में ऐसा क्या है कि आप मुझे इसमें जाने से रोक रहे हैं। तभी अनुज ने कहा, इस बारे में कुछ भी कहना मुनासिब ना होगा। तभी अश्वनी ने कहा, अरे पर क्यों? क्योंकि यह रहस्य तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया। फिर भी आपका अंदाजा क्या है? तो अनुज ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उसने कहा कि अरे आप तो यहीं करीब में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बंगला आपकी नजरों में रहता है, लिहाजा आपको थोड़ा तो आभास होगा इस बंगले में वह कौन सा खतरा है जो लोगों के नाम मौत का पैगाम लिख देता है। जहां तक मेरा ख्याल है तो वो यही है कि इस बंगले में भूत रहते हैं। तो अश्वनी ने कहा, सच? अश्वनी इस तरह प्रसन्न होकर बोला मानो उसकी बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई हो। अनुज उसकी खुशी देखकर उलझ गया। वह उलझन पूर्ण स्वर में अश्वनी से पूछने लगा, आखिर तुम इतने खुश क्यों हो गए? तुम्हें वह भूत का नाम सुनते ही डर जाना चाहिए था। आप सही कहते हैं, पर आप नहीं जानते कि मैं भूतों में कितनी दिलचस्पी रखता हूँ, अश्वनी प्रसन्नतापूर्ण स्वर में कह रहा था। अगर इस बंगले में सचमुच भूत है तो मैं इस बंगले में जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन अश्वनी ने कहा, नहीं, मैं इस बंगले में जरूर जाऊंगा। और उसने अनुज की एक भी बात ना सुनी और वो बंगले में चला गया। बंगला अंदर से एकदम साफ सुथरा पड़ा था। अश्वनी ने अपना बैग एक तरफ रखा और चल दिया बंगले का चप्पा चप्पा छानने। पूरा बंगला उसने घूमा, परंतु वहां उसे कोई नहीं मिला। वह ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वहीं बैठकर उसने 2-4 पैक ड्रिंक लिए। तभी कमरे में जल रहे 8 बल्बों में से एक बल्ब जलने बुझने लगा। रात का समय था और अश्वनी ने बल्ब पर खासतौर से ध्यान नहीं दिया। अचानक दूसरा बल्ब भी जलने बुझने लगा, फिर तीसरा भी और फिर चौथा भी। इसी तरह एक एक कर 8 बल्ब जलने बुझने लगे। अश्वनी यह दृश्य देखने के बाद अपनी जगह से उठ गया और पूर्ण रूप से सतर्क हो गया। और देखते ही देखते उसके करीब रखी टेबल हवा में उड़ने लगी और ऊपर पहुंचकर तेजी से घूमने लगी। घूमती मेज को देखकर अश्वनी बहुत ही ज्यादा डर गया और वह मेज देखते ही देखते अचानक वो अश्वनी की तरफ बढ़ी। उसी समय अश्वनी ने अपना स्थान बदला और तभी टेबल उसी स्थान पर आकर गिरी जहां कुछ देर पहले अश्वनी खड़ा था। टेबल गिरते ही टूट गई और तभी अचानक सोफा सेट तेजी के साथ अश्वनी की ओर बढ़ा। अपनी ओर सोफा सेट आता देख अश्वनी तेजी से जंप लगाकर कूद गया और सोफा सेट जाकर दीवार में टकराया। फिर तभी दूसरा सोफा अपनी जगह से हटा और वो हवा में उड़कर अश्वनी की तरफ बढ़ा। वो झट से नीचे बैठ गया और परिणाम स्वरूप सोफा उसके सर के ऊपर से गुजर गया और अश्वनी बाल बाल बचा। फिर अचानक पूरे माहौल में शांति छा गई। हर चीज अपनी अपनी जगह पर जमी रही। अश्वनी ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई। फिर बुलंद आवाज में वह बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आकर बात करो। तभी एक परछाई उसके सामने आ गई। अश्वनी ने परछाई पर नजर डालते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी वो डरावनी आवाज बोली, तुम्हारी मौत। पर आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो उस परछाई ने कहा, तुम्हारी गलती की वजह से। तो अश्वनी ने कहा, कौन सी गलती? तो उस परछाई ने कहा, इस बंगले में आने की। तभी अश्वनी ने पूछा, पर तुम इस बंगले में किसी को क्यों नहीं रहने देते? तो उस परछाई ने कहा, क्योंकि मैं इस बंगले को किसी कीमत पर आबाद नहीं देखना चाहता। अश्वनी ने कहा, अरे आखिर क्यों? फिर उस परछाई ने बताया कि आज से 18 वर्ष पहले इस बंगले के मालिक ने मुझे यहीं पर जान से मार दिया था और उस दिन से आज तक मेरी आत्मा इस बंगले में भूत बनकर भटकती है। मैं किसी को इस बंगले में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस बंगले में मेरी मौत हुई थी। इसलिए इस बंगले में हर उस व्यक्ति की मौत होगी जो यहाँ आएगा। तभी अश्वनी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली रूप के साथ देखना चाहता हूँ। तभी उस परछाई ने कहा, तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी अवश्य पूरा करूंगा। इसी के साथ उसकी आंखों के सामने खड़ी परछाई ने बहुत डरावना रूप अपना लिया। इतना डरावना कि क्षण भर के लिए तो अश्वनी भी डर गया, मगर अगले ही पल उसने खुद पर नियंत्रण करते हुए अपनी पैंट की जेब से सफेद पाउडर मुट्ठी से भरकर निकाला और भूत पर डाल दिया। उसी से भूत के अंदर आग की लपटें उठने लगी और वह चीखते तड़पते और मचलते हुए भूत वहीं जलकर राख हो गया।
तब जाकर आसवनी ने राहत की सांस ली और फिर वह सही सलामत उस भूतिए बंगले से बाहर आ गया। कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही शरीर में मानो डर बहने लग जाता है, पर आज हम दोस्तों को उसी कब्रिस्तान में जाना था जहां जाने पर रात क्या दिन में भी लोग घबराते हैं। यह 400 साल पुराना कब्रिस्तान है जो वर्षों से बंद है। यहाँ कोई नहीं जाता और ये शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रवीण और उसके साथियों से शर्त जो लगी है कि जो इस कब्रिस्तान के आखिरी छोर पर स्थित पानी के तालाब से कमल का फूल लेकर आएगा, उसे शर्त के अनुसार कॉलेज में यूनियन का हेड बना दिया जाएगा और हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। मैं, राजीव, सौरभ, प्रवीण और रोहन दूसरी तरफ गए और गेट से हम पांचों अलग हो गए। कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि हम लोग अलग होने के बाद शायद एक दूसरे से ना मिले। अंत में सभी को गेट पर ही आना था। मैं जल्दी जल्दी अंदर जाने लगा क्योंकि हेड बनना बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही मैं आधे की ओर पहुंचा तो एक लड़की कब्र के ऊपर बैठकर रो रही थी। पहले तो मैं उसे देखकर काफी डर गया कि इतनी रात को यहाँ यह लड़की कौन है, कोई भूत वूत तो नहीं। पर वह इतनी जोर जोर से सिसकियां लेकर रो रही थी कि मुझे लगा कि उसे जाकर पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। मैंने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों के आंसू गुस्से में बदल गए थे। चेहरा इतना डरावना कि जिंदगी में शायद ही कभी इतना खौफनाक चेहरा देखा होगा। उस भयानक चेहरे से मैं 10 कदम पीछे हो गया और खिसकते खिसकते मैं पीछे की कब्र से टकरा गया। उस समय बस दिमाग में यही आया कि जल्दी से जल्दी भाग निकलूं। मैं दौड़ा और जल्दी ही बाहर निकलने के लिए भागा। कुछ देर दौड़ने पर भी मुझे रास्ता नहीं दिखा। मैं बस रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहा था, पर पीछे से एक तेज आवाज आई, विहान रुको, रुको विहान, कहाँ जा रहे हो? मुझे बचा लो प्लीज। मैं उस आवाज की तरफ पलटना नहीं चाहता था, पर वह आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी, तो मैं पीछे पलटा। मैंने देखा कि वह राजीव था। उसके सिर से खून बह रहा था। मैंने कहा कि क्या हो गया तुझे? वह बहुत घबराया हुआ था। मुझे लगा उसने भी उसी भयानक लड़की को देखा है। वह बोला, हमारे तीनों दोस्तों को एक बुरी आत्मा ने मार डाला। वह मुझे भी मारने वाली थी, पर मैं वहां से भाग निकला। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैंने उससे कहा, हाँ राजीव, मैंने भी उस लड़की को देखा, बहुत डरावनी थी वो, चलो जल्दी यहाँ से। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगा। कुछ कदम भागा ही होगा कि मैंने देखा कि राजीव का हाथ बहुत भारी होने लगा और वह नीचे गिर गया और उसके अंदर से उस लड़की की आत्मा निकल गई। मैं जमीन पर गिरे राजीव को उठाने लगा। जल्दी उठ राजीव, यहाँ हमें ये मार डालेगी। वहां का खौफनाक सन्नाटा और चमगादड़ों की आवाज और वह लड़की जो कि एक प्रेत आत्मा थी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम्हारा दोस्त कभी नहीं उठेगा विहान, इतना कहकर वह हंसने लगी। सबके सब मारे गए। अब तुम्हारी बारी है। इस कब्रिस्तान में लोग दिन में आने से घबराते हैं और यहाँ तुम इतनी रात में आ गए। अपनी जिंदगी से लगता है तुम्हें प्यार नहीं है। इस कब्रिस्तान में आना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और अफसोस है कि तुम अपनी इस गलती का पछतावा करने के लिए जिंदा नहीं रह पाओगे। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा कुछ होगा। तुमने मेरे सब दोस्तों को मार दिया, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। उस आत्मा की हंसी रुक गई थी और वह डरावने रूप से एक लड़की के रूप में आ गई थी जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। मैं उसे देखकर चौंक गया कि इस प्रेत आत्मा की आंखों में आंसू क्यों है। मैं पिछली बार की तरह उसके करीब नहीं गया, पर मैंने दूर से ही पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वह बोली, तुम मुझे अच्छे इंसान दिख रहे हो, इसीलिए मैंने ये किया कि शायद तुम मेरी मदद करोगे। मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा है, वे सिर्फ बेहोश है, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। 1 महीने पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरे परिवार में पिताजी और हम दोनों ही थे। पिताजी की मौत की खबर सुनकर चाचा जी और उनके बेटे पिताजी को दफनाने के लिए मेरे साथ आए, क्योंकि हमारी पीढ़ियों से यही दफनाया जाता है। लोग डर के मारे यहाँ कोई नहीं आए, बस मैं, चाचा जी और उनके बेटे दोनों साथ में ही आए थे। पिताजी को दफनाने के बाद जब मैं उनकी कब्र के पास बैठी हुई थी तो मेरे चचेरे भाई ने पीछे से मेरे सिर पर पत्थर दे मारा और बाद में मेरा गला दबाकर मुझे मार डाला। मेरी आत्मा ने उनके परिवार से तो बदला ले लिया। मैंने उन सबको मार डाला, पर मेरी लाश अभी तक दफनाई नहीं गई है और जब तक मेरी लाश दफन नहीं होगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरी लाश को दफनाना होगा। मैं समझ गया था कि उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसके साथ गया जहां उसकी लाश थी।
वह पूरी तरह से सड़ चुकी थी। मैंने वहां उसे उसके पिताजी की कब्र के पास दफनाया। उसने मुझे हाथ में कमल का फूल दिया और कहा, शुक्रिया, अब तुम अपने दोस्तों को यहाँ से लेकर चले जाओ। मैं सभी दोस्तों को लेकर जल्दी लौट गया। वह रात आज भी मेरे आंखों के सामने आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि कोई सिर्फ पैसे, जमीन, जायदाद के लिए अपने परिवार को ही कैसे मार सकता है। मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ बीती एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहती हूँ। ये बात तकरीबन 20 वर्ष पहले की है और ये घटना उस वक्त की है जब मैं 10 साल की थी। पापा का ट्रांसफर हुआ था एक दूसरे शहर में और हम पापा के साथ ही रहते थे। इसलिए ट्रांसफर की बात पता चलने पर हम तैयारी करने लग गए और फिर कुछ दिनों बाद हम वहां पहुंच गए। यहाँ पर सब ठीक था, लेकिन बस एक परेशानी थी मेरा एडमिशन को लेकर। और वो समय अक्टूबर का रहा होगा। सभी स्कूलों में क्लासेस चल रही थी, इसलिए बीच में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। ऐसा अक्सर ही होता था। इससे पहले भी जहाँ ट्रांसफर हुआ था उस वक्त भी न्यू स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता था और प्राइवेट और सरकारी स्कूल में तब भी इतना ही अंतर था जितना आज है। इसलिए पापा का सोचना था कि किसी प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन हो जाए तो अच्छा हो जाए। इसलिए पापा अपने मिलने जुलने वालों से बात कर रहे थे। तो एक दो दिन बाद पापा के उन्हीं जान पहचान वालों में से एक दोस्त ने बताया कि उनकी बेटी एक कॉन्वेंट स्कूल में जाना शुरू किया है एज अ टीचर। इसलिए उनका कहना था कि मेरा एडमिशन वहां हो जाएगा और कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर किसी अच्छे स्कूल में डाल देंगे। यही सोचकर पापा इसके लिए तैयार हो गए और मैंने नए स्कूल में जाना शुरू कर दिया। स्कूल काफी दूर था, इसलिए मैं रोज दीदी के साथ ही जाती थी और उन्हीं के साथ वापस आती थी। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद भी मैं स्कूल में ही रुकती थी और उनके काम के खत्म होने का इंतजार करती। और जब उनका काम खत्म हो जाता तो हम लोग घर के लिए निकल पड़ते। स्कूल खत्म होने के बाद मैं वैसे तो अक्सर सभी टीचर्स के साथ ही बैठी रहती थी, उनका काम करने का तरीका देखती रहती या कभी कभी पढ़ने लग जाती। लेकिन उस दिन मैं प्लेग्राउंड में चली आई। हमारा प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था। मॉर्निंग प्रेयर से लेकर बाकी प्रोग्राम भी वहीं पर अरेंज किए जाते थे। मैं अकेले ही वहां घूम रही थी कि मुझे अचानक से कुछ सूझा। हमारे प्लेग्राउंड की दीवार जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, वहां से कब्रिस्तान दिखाई पड़ता था। कब्रिस्तान पास ही था, इसलिए उसमें कब्रों के ऊपर लगे स्टोन और कब्रों के उभार साफ नजर आते थे। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों न इन कब्रों को ही गिना जाए। ऐसा सोचकर मैं उन कब्रों को गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4 इस तरह करते करते मैंने 13 तक गिन डाले। मुझे ऐसा करके बड़ा मजा आया और मैंने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। और अब तो मैं रोज ही ऐसा करने लगी, कब्रें गिनती और खुश होती और वहीं खड़े उन कब्रों को देखती रहती। ऐसा करने पर मुझे डर नहीं लगता था। हर रोज दोपहर को मेरा यही खेल था। रोज की तरह उस दिन भी मैंने दीदी को बोला कि मैं खेलने जा रही हूँ और ग्राउंड में आ गई और मैंने फिर से कब्रें गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3 इस तरह करते करते मैंने 8 तक गिना। मैंने कहा 8, आज और कब्रें क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे। मैंने खुद से पूछा कि यार उस दिन तो मैंने 13 कब्रें गिनी थी, तो ये आज 8 कैसे हो गई। मैंने फिर से एक बार गिनने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उतनी ही कब्रें थी, यानी कि 8। अब तो मैंने बार बार गिनना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, ये तो एक एक करके गायब हो रही है। मेरी आंखों को अब एक भी कब्र पर लगा स्टोन और उभार नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और मैं बुरी तरह डर गई। उस प्लेग्राउंड में कोई नहीं होता था और मैं अकेले ही वहां जाती थी। इसलिए अब मैं बहुत तेजी के साथ वहां से भागी और दीदी के पास जाकर बैठ गई। उस दिन घर आते आते मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बुखार कैसे आ गया। फिर उन्हें लगा कि शायद इसे ठंड लग गई है, पर अब मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। मम्मी से मुझे बहुत सारी डांट पड़ी और दोबारा ऐसे ना करने के लिए बोला गया। उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी कब्रें गिनने की कोशिश नहीं की, लेकिन हालांकि मेरा मन बहुत किया करता था, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि उस वाक्यों को याद करते ही मेरे मन में एक अजीब सी डर पैदा हो जाती थी। ये बात साल 2015 की है, जब मनोज लोनावला पुणे के कॉलेज में पढ़ता था। शांत स्वभाव होने के कारण उसके दोस्त ना के बराबर थे और माता पिता से भी कोई खास अच्छा रिश्ता नहीं था। एक बहन थी जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी।
और एक गर्लफ्रेंड जिसकी वो ज्यादा फिक्र नहीं करता था। कुल मिलाकर कहें तो उसकी जिंदगी अपने तक ही सीमित थी। कॉलेज बहुत बड़ा था और स्टूडेंट्स को सारी सुविधाएं भी कॉलेज के अंदर ही अवेलेबल करा दी जाती थी, तो बाहर जाकर कुछ खरीदने का सवाल ही नहीं होता था। कॉलेज के तीसरे साल में होने और दोस्त के ना के बराबर होने के कारण मनोज को एकांत बहुत ज्यादा पसंद था। वो ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता। आज यूं ही बिना कुछ सोचे समझे अपनी मोटर बाइक निकालकर बस हाईवे पर निकल पड़ा। मोटर बाइक पर अकेले मीलों घूमकर आना उसे सुकून देता था, पर आज वह सुबह से ही बहुत ज्यादा उदास, परेशान और गुस्से में था। हाईवे पर एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रोककर उसने चाय मंगाई और चाय पीते पीते उसने अपने पिता को फोन लगाकर पैसे भेजने की बात कही। पर परीक्षा में कम नंबर आने और 2 सब्जेक्ट में फेल होने की बात पता चलते ही उन्होंने पैसे भेजने से साफ इनकार कर दिया। मनोज को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो उसने सोचा क्यों ना बहन को फोन करे या फिर गर्लफ्रेंड से ले ले। इसे उधेड़बुन में उसने पहले गर्लफ्रेंड को फोन लगाया और उससे बातें करने लगा, पर बात होने के बजाय दोनों की लड़ाई होने लगी और जाने कहाँ की बात कहाँ तक पहुंच गई और दोनों ने एक दूसरे से कभी न बात करने के वादे के साथ फोन काट दिया। एक अजीब सी चुल उसके मन में हो गई थी और आज सुबह से ही सब बुरा सा हो रहा था उसके साथ। उसने फिर मोटर बाइक उठाई और हाईवे पे निकल दिया। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगी, लेकिन उसे तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा हो, बस बढ़ता चला जा रहा था। मोटर बाइक चलाते हुए कब रात के 8 बजे उसे पता ही नहीं चला। अब तक बारिश भी रुक गई थी, पर अधिक बारिश होने के कारण हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। हाईवे से एक रास्ता घने जंगल की तरफ निकलता था, जो बहुत सुनसान और वीरान था। रात में उधर जाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था और उन्हीं वीरान जंगलों के बीच एक कब्रिस्तान था। क्योंकि मनोज भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था और ना ही डरता था, तो मोटर बाइक एक तरफ लगाकर कब्रिस्तान में दीवार फांद के घुस गया। मन तो पहले से ही काफी परेशान था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे जाकर एक साफ सुथरी कब्र पर बैठ गया। नाम पढ़ा तो पता चला कि एडवर्ड नाम का कोई व्यक्ति था। अभी सोच ही रहा था कि कहीं से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ बारिश के कारण कीचड़ ही कीचड़ था और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। चलने की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। इधर उधर देखा तो उसे लगा कि कोई चौकीदार होगा शायद, पर थोड़ी दूर पर कोई आता दिखाई दिया। उस इंसान ने फौज के कपड़े पहन रखे थे। जब वो और भी पास आया तो उसकी नीली आंखें, भूरे बाल और दूध सा सफेद रंग साफ दिखाई देने लगा। मनोज पहले तो समझ नहीं पाया, पर जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उठ खड़ा हुआ और पूछा, कौन हो तुम? बिना कुछ जवाब दिए उसने इशारे से वो कब्र दिखाई जहां मनोज बैठा हुआ था। उसका चेहरा इतना शांत और निर्मल था कि उसे देखकर भी मनोज को डर नहीं लगा। उसने और पास आकर अपना हाथ मनोज के कंधों पर रखा। इतने करीब से वो पहली बार किसी रूह को देख रहा था। वो छाया इतनी हल्की थी, उसके आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब तो मनोज को डर लगने लगा था कि अब पता नहीं वो रूह उसके साथ क्या करेगी। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो आंखें खोली और देखा वो आत्मा एक खतरनाक रूप धरे हवा में झूलती हुई उसके सर के ऊपर खड़ी है। अब डर के मारे उसे काटो तो खून नहीं सा हाल हुआ जा रहा था। उल्टे पैर इतनी तेजी से भागा और सीधे कब्रिस्तान के बाहर ही रुका। मोटर बाइक उठाई और वापस हाईवे की ओर मुड़ चला। अभी हाईवे पर ही पहुंचा था कि सड़क पर एक औरत दिखी जो लिफ्ट मांग रही थी। मनोज ने सोचा, इतनी सुनसान सड़क पर कहां से आ गई ये लड़की। अभी मोटर बाइक रोकने ही वाला था कि उस लड़की के आधे जले चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। अब तक उसको समझते देर न लगी कि वो एक हॉन्टेड एरिया में जा फंसा है, पर बिना रुके अपने हॉस्टल आ गया। अब वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था और घर वालों की अहमियत भी समझ आ रही थी। सबसे पहले अपने पापा को फोन लगाकर माफी मांगी और फिर गर्लफ्रेंड से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और दोनों बातों में खो गए। मेरा नाम नवीन है और आज मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ। ये बात दिसंबर की है। उस रात बहुत ही ज्यादा ठंड थी और मुझे और मेरे दोस्त को एक शादी में जाना था। इतनी ठंड में परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं जाना चाहता था, तो मैंने और मेरे दोस्त ने बाइक से ही जाने की सोची। क्योंकि परिवार नहीं जा रहा था तो हम कार नहीं ले गए। सोचा बहुत दिनों बाद दोनों दोस्त बाइक की खुली हवा में मस्ती करते हुए जाएंगे। बहुत दिनों बाद सब दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ठंड ज्यादा थी तो हम जल्दी वहां से निकल पड़े, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को भी उसे घर पर छोड़ना था।
खुली बाइक पर दोस्त के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और बातों ही बातों में कब उसका घर आ गया पता ही नहीं चला। उसे उतार कर मैं आगे की ओर चल दिया और ठंड भी बहुत लग रही थी। आगे का रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था और मैं भोलेनाथ का भक्त भोले बाबा का नाम लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं कुछ ही दूरी पर गया ही था कि सुनसान सड़क पर एक लड़की दिखाई दी जो मुझसे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए किसी अनजान लड़की को लिफ्ट देना सही होगा क्या। पर एक डर से यह भी लग रहा था कि अगर यह लड़की किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग गई तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे कि इतनी रात को यह सुनसान जगह पर क्या कर रही है, वो भी अकेली। फिर सोचा कि खुली बाइक पर डर कैसा यार, बंद गाड़ी में हो सकता था कि यह मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगा सकती है। बाइक पर उसे उसके घर छोड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं लगी, सो मैंने उसे बाइक पर बैठाकर चल दिया। वह मुझे अपने घर का रास्ता बताने लगी और मैं चुपचाप चलने लगा। उसने मुझे एक सुनसान जगह पर बाइक रोकने का इशारा किया तो मैं रुक गया। वह उतरकर मुझसे धन्यवाद कहने लगी। वह बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि आप मेरी माँ से मिलकर जाए। लेकिन इतनी सुनसान जगह पर मुझे एक भी घर नजर नहीं आया तो मन में कुछ डाउट होने लगा। मैंने उससे कहा कि अभी तुम अपने घर जाओ, मैं सुबह आऊंगा। तो वह बोली आप जरूर आना। मैंने कहा हाँ ठीक है और मैं तुरंत ही वहां से चल दिया। अब तो बहुत ही डर लग रहा था मुझे। मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई जो कि एक पंडित है और उसे उस जगह पर चलने को कहा। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां एक कब्रिस्तान था और वह लड़की शायद कोई आत्मा थी जो किसी की तलाश में थी। हो सकता था कि अगर मैं उसके साथ चला जाता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी वो, पर मेरी एक छोटी सी समझदारी से मेरी जान बच गई और हम भोलेनाथ का धन्यवाद कर वहां से चल दिए। मेरा नाम शमसुल जमा है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और ये घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी बेगम के साथ हुआ था। मेरी बेगम का नाम समीना है, तो आगे की दास्तान मैं अपनी बेगम के ही नजरिए से बताऊंगा। मेरी बेगम ने कहा अम्मी आज मेरी दोस्त का बर्थडे पार्टी है और मैं वहां जा रही हूँ तो रात तक आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। तभी अम्मी ने कहा अच्छा जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना। और ये क्या, तुमने आज फिर इत्र लगा लिया? हमने आपको कितनी बार मना किया है इत्र लगाने से, तो आपने आज क्यों लगाया? साथ ही मैंने भी उसे डांटा लेकिन उसने कहा अच्छा अम्मी माफ करें, हमें देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। तभी अम्मी ने गुस्से में कहा ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, किसी दिन कोई अनहोनी ना हो जाए, अल्लाह खैर करे मेरी बच्ची पर। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त नजमा अपने में ही बड़बड़ा रही थी कि आज फिर लेट हो गई ये लड़की, कभी टाइम पर नहीं आती, इसे पता है कि आज मेरा जन्मदिन है फिर भी लेट हो गई। तभी समीना भागते हुए आई और बोली अरे माफ कर दे यार, आज मैं लेट हो गई। तभी नजमा ने कहा अरे चल चल, तू आज पहली बार लेट नहीं हुई है, तू तो हमेशा लेट होती है। अच्छा बता मैं कैसी लग रही हूँ? तभी समीना ने कहा अरे मेरी जान आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है, मेरी दोस्त आज तो तू एक जन्नत की परी लग रही है। अरे शुक्रिया शुक्रिया, वैसे भी तू भी कुछ कम नहीं लग रही है। अच्छा अब सारे लोग चलो, केक काटने का समय हो गया है। तभी समीना बोली हाँ हाँ जल्दी चल, वैसे भी मेरी वजह से बहुत लेट हो गया है। अब सारे दोस्त बहुत खुश थे और साथ ही समीना भी बहुत खुश थी। लेकिन समीना को आने वाली मुसीबत के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसे कोई बड़े प्यार से देख रहा था। समीना के उड़ते हुए बाल और उसका हंसना सब कुछ बड़े प्यार से देख रहा था। साथ ही समीना की इत्र की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। समीना ने बोला यार अब मुझे जाना होगा, शाम हो रही है और अम्मी ने कहा था कि शाम तक आ जाना, तो अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तभी उसकी दोस्त नजमा बोली अच्छा ठीक है चली जा, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखना और घर जाकर जल्दी कॉल कर दियो, और वैसे भी आज तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और दूसरी तरफ समीना जैसे ही घर पहुंची तो अम्मी ने रोक लिया। तभी अम्मी ने कहा कैसी रही आज की पार्टी? और अरे ये क्या, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है और तेरी आंखें भी लाल हो रही हैं, सब ठीक तो है ना बेटा? तभी समीना ने कहा हाँ अम्मी, बस सर दर्द हो रहा है और थोड़ा सा बुखार है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा अब मैं कमरे में जा रही हूँ। समीना जैसे ही कमरे में कदम रखती है तो उसका सिर और भी भारी होने लगता है। वो तुरंत बेड पर जाकर गिर जाती है। उसको अपना बदन भारी लगने लगता है। वो तुरंत बेहोश हो जाती है।
लेकिन बेहोशी में भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई संभोग कर रहा हो, और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको जकड़ रखा हो। जब सुबह होती है तो समीना के कमरे से कोई आवाज नहीं आती, और समीना रोज के मुकाबले देर तक सोती रहती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं काम के चलते ज्यादातर शहर के बाहर ही रहता था, और उस दिन मैं दोपहर को 2 बजे तक शहर से बाहर चला गया था। जैसे ही समीना के ससुर यानी मेरे अब्बू ने दरवाजा खोला तो वो सहम से गए। अब्बू ने कहा, अरे शमसुल जमा की अम्मी, जल्दी आओ। जब सब घर वाले ने समीना को देखा तो समीना हवा में उड़ रही थी और जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी कि मैं समीना से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये मेरी है सिर्फ। और इतना कहकर वो बहुत तेज हंसने लगी। मेरे अब्बू को समझते देर न लगी कि उनकी बेटी पर कोई जिन्नात कसाया है, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो तुरंत जाकर एक बहुत बड़े मौलवी को ले आए, और जैसे ही मौलवी ने कमरे में कदम रखा तो समीना जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि चला जाए यहाँ से तू। तभी मौलवी ने कहा, कौन है तू और क्यों आया है यहाँ, बोल। मौलवी अल्लाह का पाक पानी समीना को ऊपर डालते हैं तो समीना जोर से चीखती है और बोलती है कि मुझे छोड़ दो। तभी मौलवी कहते हैं, तो बता क्यों आया है तू यहाँ। तभी वो जिन्नात बोलता है, मुझे समीना पसंद है और मैंने जब पहली बार समीना को देखा था तो मैं तभी इस पर आशिक हो गया था। मौलवी ने कहा, छोड़ दे इस बच्ची को और चला जा यहाँ से। तभी जिन्नात कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा समीना को छोड़कर, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी ना इस घर को और ना ही समीना को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मौलवी से सारे घर वाले राय लेते हैं कि इस जिन्नात की बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी मौलवी कहते हैं, जिन्नात अपने वादे के पक्के होते हैं और ये समीना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये समीना पर आशिक है। हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। और देखते ही देखते कुछ महीनों बाद समीना माँ बन जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों समीना को ऐसा लगता है कि ये बच्चा उसी जिन्नात का है, क्योंकि उसकी आंखें और उसका रूप बहुत ही अलग था, जैसा कि वो किसी और दुनिया का हो। लेकिन एक बात तो है, वो बच्चा बहुत ही ज्यादा सुंदर है और हम लोग उसको बहुत ही प्यार करते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं आज आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी। ये घटना मेरे ही साथ घटित है और ये बात 2016 की है, जब मैं अपनी फैमिली से दूर रहती थी। वैसे तो दिल्ली में ही रहती थी, बट काफी दूरी पर। मेरी मम्मी जमुना पार रहती थी और मैं मुंडका पर। तो एक दिन की बात है, मैंने मुंडका में फ्लैट लिया हुआ था जो कुछ ज्यादा ही सस्ता था। 2000 रुपए में पानी, बिजली और रेंट था उसका। मुझे नहीं पता था कि वो इतना सस्ता फ्लैट मुझे कैसे मिला, बट मैं खुश थी वहाँ। मैं और मेरा भाई साथ रहते थे, लेकिन पहले के कुछ दिन तो बहुत अच्छे निकले, पर बाद में हमें लगा कि यहाँ कोई और भी है। धीरे धीरे वो चीज हमको दिखने भी लगी, बट हम नॉर्मल रहते थे। लेकिन हद तो तब हुई कि उसके साथ वहाँ एक और आत्मा आई और उस आत्मा को मैं पसंद आ गई। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि उसने मुझ पर कब काबू कर लिया। मेरा भाई बताता है कि मैं पूरी रात नहीं सोती थी और बेड पर उल्टी लेट जाती थी, जैसे कि सिर नीचे और पैर ऊपर हो। एक दिन मेरे भाई ने हिम्मत करके उस आत्मा से बात की तो वो बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसके साथ ही रहूंगा। तब भाई ने मम्मी को बताया और मम्मी ने पंडित जी से बात की तो उन्होंने मेरे फ्लैट पर आकर पूजा की। तो उस आत्मा ने बताया कि वो मेरे पीछे एक पार्क से आई है और उसको मैं बहुत पसंद हूँ, पर पंडित जी ने कहा इसको छोड़ दे, ये बच्ची है। लेकिन वो नहीं माना, पर पंडित और मेरे भाई के बहुत कहने पर वो मान गया और बोला ठीक है, पर जब भी ये मुझे याद करेगी या मेरे बारे में सोचेगी मैं फिर आ जाऊंगा। और हाँ, जो इसके अंदर जिन है वो भी मुझे बहुत तंग करने लगा है। और ये कहकर वो चला गया। दोस्तों, शायद आपको मेरी ये स्टोरी डरावनी ना लगे, बट वो पूरा साल मुझे याद ही नहीं, यानी कि 2016 अगस्त से मेरे साथ क्या क्या हुआ मुझे याद ही नहीं। पर कोई कोई जिन बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने मेरा हर टाइम बहुत साथ दिया है। लेकिन मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैंने सुना है कि इनसे कुछ मांगो तो ये आपसे भी कुछ मांगते हैं, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। बस इतना याद है कि
मैंने एक मस्जिद के बाहर एक लड़के को पानी पिलाया था और ये तभी से मेरे साथ आ गए और ये मेरी मैरिड लाइफ में भी दखल नहीं देते। तो यही थी मेरी दोस्तों एक छोटी सी दास्तान। मेरा नाम रवि सचदेव है और आज मैं आपको अपने साथ बीती 2 सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूँ, जिसमें से पहली घटना मेरे बचपन की है। ये बात तब की है जब मैं 12 साल का था और आज मैं 53 साल का हूँ। एक रात मैं रात को बाथरूम करने के लिए उठा, तब तकरीबन रात के 1 बज रहे थे। वो चांदनी रात थी। बाथरूम करने के बाद मेरी नजर अपने घर के पीछे बने एक घर की छत पर गई तो मैंने देखा वहां पर कोई खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। तो मैं समझा कोई चोर है। तभी वो दीवार पर बहुत तेजी के साथ इधर उधर भाग रहा था। फिर वो रुक गया और उसके बाद एकदम से खड़ा हो गया और वो धीरे धीरे तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा हो गया और फिर छोटा बड़ा होने लगा। मैं हिम्मत करके जोर से बोल पड़ा, कौन है? तभी वो मेरी तरफ आने लगा। उसको अपनी तरफ आता देख मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन मैंने हिम्मत करके बहुत तेजी से भागा और सीधा अपने माँ के कमरे में गया और अपनी माँ को पकड़कर मैं सो गया। अगले दिन मुझे सुबह बहुत तेज बुखार हो गया। मैंने रात की सारी घटना अपनी माँ को बताई। तब माँ मुझे पास के एक मौलवी जी के पास ले गई। मौलवी जी मुझे देखकर हंस पड़े और बोले, तुमने उसको टोका क्यों था? मैं हैरान था कि उनको ये सब कैसे पता। इतने में मौलवी जी ने मेरा झाड़ फूंक किया और मेरा बुखार उसी वक्त उतर गया। मौलवी जी ने मुझे कहा कि इन चीजों को अगर कभी देखो तो कभी कुछ मत बोला करो और उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया करो। तब से उस दिन के बाद मुझे वो साया कभी नजर नहीं आया। दूसरी कहानी। मेरा बचपन का दोस्त तिलक राज, जो घर के परेशानियों के चलते एक अघोरी तांत्रिक बन गया, और वो मेरा एक ही दोस्त था जो मेरे ऊपर अपनी जान देता था। वो निगम बोध घाट के शमशान में एक मंदिर था, वहां पर सेवा करता था। एक बार जब वो मुझे मिला तो बातें करते करते वो हंसने लगा। मैंने उससे हंसने का कारण पूछा तो वो बोला, अरे रात की बात पर मैं हंस रहा हूँ। अरे रात को शमशान में 3 शराबी आ गए थे और वो मंदिर के पास एक सीमेंट की छतरी बनी हुई है ना, उसी के नीचे आकर बैठ गए थे। एक शराबी की नजर जब ऊपर गई तो उसने देखा छतरी के ऊपर कोई पैर नीचे को लटकाकर बैठा हुआ है। उसने उस आदमी को गाली दी और पैर हटाने को कहा। तभी उस आदमी ने उन शराबियों को कहा, दारू पीकर क्यों मुझसे आकर रहे हो? शराबी ने उससे कहा, तू नीचे आएगा या फिर मैं ऊपर आऊं? उस आदमी ने कहा, मैं आता हूँ, और उसके पैर लंबे होने लगे और जमीन तक आ गए। ये देखकर 2 शराबी तो बेहोश हो गए और एक भाग गया। तिलक ये सब देख रहा था। तिलक ने उसको कुछ न करने का इशारा किया और वो आदमी वहां से गायब हो गया। तो मुझे तिलक ने बताया वो एक बहुत ही ताकतवर जिन्नात था। इस जिन्नात ने कई तांत्रिकों की पिटाई भी की थी जो इसको सिद्ध करने के लिए आते थे। तभी मैंने तिलक को कहा कि वो इसको सिद्ध क्यों नहीं करता, तो उसने कहा, ये जिन्नात उसके पास आने को खुद बोल रहा है, मगर मेरे पास इससे भी ताकतवर शक्तियां हैं। मैं अपने पास भीड़ लगाकर क्या करूंगा? लेकिन आज मेरा दोस्त इस शमशान में नहीं है। 20 फरवरी 2012 को मेरी बाहों में उसने आखिरी सांस ली। आज भी मैं जब उसको याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज भी तिलक से मेरी सपनों में बात होती है। मेरा उसके जाने के बाद और दोस्त बन गए, मगर उसका एक ही दोस्त था, रवि सचदेव। मेरा नाम राकेश कोचर है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये बात 1 महीने पुरानी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली में कोविड की वजह से बहुत सारी मौतें हुई है। अभी हाल में ही इस रियल कहानी में मरने वाले लड़के का नाम राकेश है, जो कि मेरे नाम की तरह है। उसकी बीवी का नाम सविता है। ये घटना 22 मई 2021 की है। राकेश एक होटल में काम करता था दिल्ली में, और एक दिन घर आते हुए उसकी तबीयत खराब होने लगी और घर पहुंचते ही वो वीकनेस की वजह से बेहोश सा हो गया। ऐसे में उसकी बीवी और 1-2 घर वाले उसे पास के ही होली फैमिली हॉस्पिटल ले गए, और वहां पर आईसीयू में जब राकेश के ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ टेस्ट किए तो पता चला कि उसे कोविड है और साथ में ही निमोनिया हो गया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी।
फिर कुछ घंटों बाद ट्रीटमेंट शुरू होते ही राकेश जो है वो सिंक करने लगा, तो डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर लगा दिया और उसकी वाइफ सविता को बता दिया गया कि राकेश की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है और कोविड की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ गया है। जैसा आप सबको पता होगा कि कोविड के पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है और पेशेंट के रिश्तेदारों से ना तो मिलने और ना ही देखने की परमिशन दी जाती है। पेशेंट की हालत के बारे में डॉक्टर उन सबकी फैमिलीज को फोन पर ही बताते हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद राकेश की पत्नी सविता रोने लगती है और हाथ जोड़कर ऊपर वाले से अपने पति राकेश को जिंदगी देने की प्रार्थना करने लगती है। ऐसा करते करते 4 से 6 दिन हो गए थे, लेकिन हालत नहीं सुधर रही थी। फिर एक दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर का उसकी वाइफ सविता को फोन आया और डॉक्टर बोला, सविता जी, आपके पति राकेश की अभी थोड़ी देर पहले डेथ हो गई। बहुत कोशिश के बाद भी राकेश जी को हम बचा ना पाए। कोविड और लंग्स में इन्फेक्शन फैलने की वजह से कुछ और ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। फिर उन्होंने राकेश की पत्नी को हॉस्पिटल बुला लिया। राकेश की पत्नी और फैमिली के कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और सुबह के 9:30 बजे तक फिर हॉस्पिटल वालों ने सविता को मरने की वजह दोबारा से बताई और हॉस्पिटल्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके राकेश की बॉडी सविता और घर वालों को हैंडओवर कर दी। घर वालों ने एक एम्बुलेंस हायर की और राकेश की बॉडी को घर ले गए, जो कि हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था। एम्बुलेंस से लेकर घर तक सविता रोई जा रही थी और राकेश का सर अपनी गोद में रखे हुई थी। जब तक घर पहुंचते तब तक दोपहर के 12:30 बज चुके थे। फिर घर वाले अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है वो खरीद लाए थे और दोपहर के 2 बजे तक सारी तैयारियां करके घर वाले राकेश की बॉडी को अंतिम स्नान के लिए ले जाने लगे। लेकिन तब भी सविता ने राकेश का सर अपनी गोद में ही रखा हुआ था। बहुत मुश्किल से सविता को राकेश की बॉडी से हटाया गया और फिर स्नान करवा के और नए कपड़े पहनाकर वापस वहां पर बॉडी रख दी जहां टेबल पर पहले रखी थी। फिर से सविता ने जब राकेश को नए कपड़ों में देखा तो और भी फूट फूट कर रोने लगी और फिर से राकेश का सर वापस अपनी गोद में रख लिया। फिर सभी रिश्तेदारों और दोस्तों और पड़ोसियों को राकेश की बॉडी को घर से ले जाने वाली क्रियाएं करने लगे और सविता को फिर से बड़ी मुश्किल से राकेश की बॉडी के पास से हटाया और बॉडी को उठाकर अंतिम संस्कार करने के लिए निगम बोध घाट के लिए ले जाने लगे। और जैसे ही राकेश की बॉडी को वहां पर जलाने की जगह पर रखा गया तो तभी सविता ने राकेश के सिर को अपनी गोद में रख लिया पहले की तरह। पंडितों ने पूजा शुरू कर दी और बॉडी के ऊपर काफी लकड़ियां रख दी जैसा कि बॉडी जलाने के लिए किया जाता है, पर तब भी सविता वहां से नहीं हटी। इस पर अंतिम संस्कार करने वाले पंडित भी गुस्सा करने लगे, बोलने लगे कि यहाँ ऐसा करना ठीक नहीं है। अंतिम संस्कार करते हुए इतनी देर तक बॉडी को ना जलाना ठीक नहीं माना जाता है। इस पर सविता के पिता और भाई सविता को जैसे ही उठाने लगे तो सविता ने एकदम बोला, ये मरे नहीं है, ये अभी जिंदा है, इनकी सांस तो चल रही है। इस बात को सुनकर घर वालों को लगा कि पति की मृत्यु की दुख की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर उसके बार बार बोलने पर लोगों ने जब ध्यान दिया तो सच में राकेश की सांसें चल रही थी। ये देखकर कुछ लोग डर गए, लेकिन राकेश के घर वाले आनंद फानन में राकेश को फिर से हॉस्पिटल ले गए। वहां पहुंचकर जब डॉक्टर ने चेक किया तो सच में वो जिंदा था और सांसें ले रहा था और उसके ऑर्गन्स भी ठीक से काम कर रहे थे। डॉक्टर्स ने फैमिली को बोला कि ये एक चमत्कार ही है कि मरने के 7-8 घंटे के बाद ये फिर से जिंदा हो गया, जो एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन राकेश की फैमिली को तो बस इतना ही काफी था कि राकेश फिर से वापस जिंदा हो गया है। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने राकेश को टोटली फिट बोलकर डिस्चार्ज कर दिया और अब राकेश अपनी पत्नी सविता के साथ खुशी खुशी रहता है। और घर वाले अक्सर बातें करते हैं कि अगर सविता राकेश के सिर को अपनी गोद पर देर तक नहीं रखती तो राकेश का क्रियाक्रम उसके जिंदा होने से 1-2 घंटे पहले ही हो जाता और वो बीमारी से नहीं, जलने की वजह से मर जाता। इसलिए सब कहते हैं कि सविता ने उसे दूसरी जिंदगी दी है, जो कि दोस्तों ठीक भी है। आज राकेश सविता की वजह से ही जिंदा है। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों ने कहानियां बनाना शुरू कर दी थी। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने लोग उतनी ही कहानियां बन जाती हैं। कई लोगों ने बोला कि उसकी वाइफ सविता भी सती सावित्री की तरह यमराज से अपने पति की जिंदगी वापस ले आई थी। कोई कह रहा था ये डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से
एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया था। कोई बोलता है कि राकेश की बॉडी को जलाने के लिए भारी लकड़ियां उस पर रखी गई तो उसके भार से उसके ऑर्गन्स काम करने लगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे जरूर बताएं कि कैसे एक आदमी 8 से 9 घंटे मरने के बाद वापस कैसे जिंदा हो सकता है। मदन और उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते हैं, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हैं। जी हाँ, हम इस शहर में नए आए हैं और यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते हैं। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एक तक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो, अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। कहते हुए रफीक शोभा की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह है मुझे सही नहीं लग रही है। हम कहीं और चलकर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने तो हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो। मदन झुंझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफीक की उन नजरों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घोरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। रफीक ने कहा। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया और शाम को मदन ने रफीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है। ठीक है,
कहते हुए रफीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, तो चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, अपने गहने भी ले लेना साथ में। शोभा नींद में उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपने फिक्र ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आता हूँ, ठीक है? जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसा देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो वह किसी का घर है? ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहां दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा है? फिर सभी अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए। एक लड़के ने अपनी छत से आवाज लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़ जाते हैं और मदन भी साथ में चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था, ना सीढ़ियां थी और ना ही कोई और रास्ता था। तो दोस्तों, यही तो सवाल है कि कैसे शोभा छत पर चढ़ गई जबकि ऊपर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी मुझे फरीन जिया जी ने भेजी है और यह घटना स्पेन की श्रीमती मारिया परेरा के साथ 1971 में उनकी रसोई में ही घटी थी। दरअसल उनकी रसोई के हर एक दीवार पर एक अजीब सा और खौफनाक चेहरा दिखाई देता था। उस चेहरे को देखकर श्रीमती परेरा कुछ हैरान तो हुई, मगर आंखों का भ्रम समझकर फिर से अपने काम में लग गईं। कुछ देर बाद उन्होंने नजर घुमाई, तब भी वो चेहरा ज्यों का त्यों वहां बना हुआ था। इस पर श्रीमती परेरा ने सोचा, शायद इस स्लैब पर जमी धूल से ये अजीब निशान से चेहरे जैसा निशान कुछ बन गया होगा। तो उन्होंने उसे झाड़ पोंछ कर रगड़ कर मिटाना चाहा, लेकिन चेहरा अपनी जगह टिका रहा। वह एक औरत का चेहरा था और उस पत्थर में एकदम साफ दिख रहा था।
अब तो श्रीमती परीरा परेशान हो गई। लोगों की सलाह पर उन्होंने वहां सीमेंट का नया प्लास्टर तक करवा डाला, पर वो चेहरा उस प्लास्टर में भी दिखने लगा। बल्कि अब तो रसोई में दीवारों और फर्श पर भी चेहरा दिखने लगा। अजीब बात यह थी कि कभी ये चेहरा गायब हो जाता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दिखने लगता। उन चेहरों का भाव भी धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई देने लगा था। अब तो श्रीमती परीरा की रसोई की खबर दूर दूर तक फैल गई। पूरे शहर के लोग भी उनकी रसोई में झांकते चेहरों की एक झलक पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहने लगे। उधर श्रीमती परीरा को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने हर एक ऐसे शख्स से फीस वसूलनी शुरू कर दी। जब ये खबर नगर अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप करके देखने और दिखाने का ये सिलसिला बंद करवा दिया। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों जर्मनी की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के नामी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर हैंस बेंडर उस शहर में आए हुए थे। श्रीमती परीरा की किचन मिस्ट्री की चर्चा उन तक भी पहुंच चुकी थी और उन्होंने स्पेन के ही एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर जर्मन दे अर्गुमोसा के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। और बेंडर और अर्गुमोसा की टीम ने वहां पर किसी आत्मा के होने की प्रबल संभावना जताई। इस बीच श्रीमती परीरा ने दूसरी नई रसोई बनवा ली थी, लेकिन कुछ दिनों पश्चात ये अजूबा वहां भी होने लगा। डॉक्टर अर्गुमोसा ने स्वयं 9 अप्रैल 1974 को एक ऐसे चेहरे को न केवल देखा बल्कि उसकी तस्वीर भी खींची। आंखों देखी और दस्तावेजी सबूतों के चलते इस घटना को आंखों का धोखा तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों होता था, इसका उत्तर आज तक नहीं मिल सका है, परंतु श्रीमती परीरा की उस रसोई का फर्श खोदने पर वहां दफन कुछ पुरानी हड्डियां अवश्य मिली। यह भी सुनने में आया कि जिस जमीन पर वो घर बना था कभी वहां एक कब्रिस्तान था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी हमें भेजी है राजू मेहता जी ने छत्तीसगढ़ से। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। बहुत दिनों से मुझे सिर्फ डरावने सपने ही आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, कभी कभी तो इतना ज्यादा डरावने सपने आते हैं कि मेरी नींद ही खुल जाती है और मैं पसीने से नहा जाता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत चाहिए जो शायद मेरे पास नहीं है। मुझे डरावने सपने आने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मैंने एक पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया था। उस दिन के बाद से आज तक मैं रोज रात को डरावना सपना देखता हूँ। दरअसल एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक हिल स्टेशन गया था। वहां हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते हम लोगों को पता नहीं चला कि हम लोग कब रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर पहुंच गए हैं। हम लोग मस्ती में इतने ज्यादा मदहोश हो गए कि पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। जब होश आया तो देखा कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। अब कर भी क्या सकते थे सुबह होने का इंतजार के अलावा, क्योंकि हम रास्ता भटक चुके थे। हम लोगों को यहीं सुनसान जगह पर रात गुजारना था। हम लोगों ने तय किया कि हम में से कोई भी रात में नहीं सोएगा। रात भर हम लोग जागते रहे। फिर मुझे तेजी के साथ टॉयलेट आई और मैं एक पास लगे पेड़ पे जाकर टॉयलेट कर दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैं नहीं माना। अब सुबह हो चुकी थी और हम लोग रूम आ गए थे। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर शाम को जब हम फिर से घूमने निकले तो मुझे अजीब सी अंदर घबराहट होने लगी। फिर कुछ देर के बाद तो मुझे एक बहुत ही अजीब आदमी मिला और बोला, तुम्हें मेरे ऊपर पेशाब नहीं करना चाहिए था। जब तक मैं उससे बातें करता वो गायब हो गया। फिर एक औरत आई और उसने भी मुझसे यही बात बोली और गायब हो गई। अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैं अपने दोस्तों को बताकर रूम आ गया। रूम में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। इसके बाद
जो मुझे डरावना सपने आने शुरू हुए वो आज तक बंद नहीं हुए। रोज मुझे मेरे सपने में वो दोनों नजर आते हैं और मुझे उस दिन शाम को मिले थे और वो लोग मुझे रोज कोड़ों से पिटाई करते हैं। ये लोग मुझे इतना मारते हैं कि बस जान नहीं निकलती। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे बदन में पूरा दर्द ही दर्द रहता है। कई डॉक्टर, बाबा सबको दिखाया लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया। मैं वापस इस पेड़ के पास भी गया लेकिन अब वो पेड़ वहां मौजूद भी नहीं था। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी किसी भी रात को अनजान जगह पर जाएं तो कभी भी किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या और कब उस पेड़ पर किसी पिशाच या भूत का वास हो। तो इसलिए कभी भी टॉयलेट करने से पहले एक बार जरूर सोचें।